दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये एक नियम के बारे में नहीं पता है तो आपके पैसे फंस जाएंगे। यहाँ आप देख लीजिए 6.5 लाख रुपए फंस गए हैं एक मिस्टेक की वजह से, जो कि मेंबर ने नहीं करी है, कंपनी ने करी है। अब वो मिस्टेक क्या है मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये मिस्टेक आपके पीएफ अकाउंट में भी हो सकती है, इसलिए आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्लेम पे जा रहे हैं, क्लेम पे जाके रिजेक्टेड क्लेम पे जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ईपीएस कंट्रीब्यूशन नॉट रिसीव, ठीक है। जो सेकंड वाला रीजन है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। मेन पॉइंट जो है वो ईपीएस कंट्रीब्यूशन को लेके है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये चेक करना है कि पासबुक को हमें देखना पड़ेगा। तो पासबुक में हम जब आए हैं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ईपीएस के अंदर कुछ भी नहीं जमा हुआ है, सारा का सारा अमाउंट पीएफ में ही जमा हो गया है। होता ये है कि मान लो आपकी कंपनी अगर 1000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं तो उसको 2 टुकड़ों में डिपॉजिट करती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 3.67% और यहाँ 8.33% जमा करना होता है। तो यहाँ पे पीएफ वालों को कहना है कि आपकी पेंशन क्यों नहीं जमा हुई, ये उनका सवाल है। इसकी वजह से इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और अब यहाँ पे 6.5 लाख रुपए फंस गए हैं। तो आपका भी ऐसा फंस सकता है। नियम क्या है इसको समझने के लिए अब मैं आपको ले चलता हूँ सर्विस के अंदर। सर्विस में आप कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जब आप आ रहे हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये व्यक्ति पहले से नौकरी करते आ रहे हैं और जो पहले की नौकरी है उसमें इनका पेंशन कटा है। तो नियम ये है कि अगर आपका पेंशन पहले कंपनियों में कटा है तो आप अगर नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा भी है तो भी आपको पेंशन कटवाना अनिवार्य है, ठीक है। प्रैक्टिकली समझाऊँ इसको, प्रैक्टिकली समझो। यहाँ देखो, यहाँ हुआ ये है कि इन्होंने इस टाइम से नौकरी कर रहे हैं, 2014 से नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने 2018 तक नौकरी करी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पेंशन कटता आ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली। तो जब न्यू कंपनी ज्वाइन करी तो यहाँ इनकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में 16,000 थी। तो कंपनी वालों ने क्या किया, कंपनी वालों ने ऐसा सोचा क्योंकि 15,000 प्लस है तो हमें इनका पेंशन डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। तो यही कंपनी वालों से मिस्टेक हो गई कि उन्होंने ये नियम नहीं समझा कि अगर कोई मेंबर पहले से ईपीएस का मेंबर है तो उसका हमें न्यू कंपनी में भी ईपीएस काटना मैंडेटरी है। चाहे उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो तो भी उसका पेंशन कटेगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। उसका पेंशन कब नहीं कटेगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो ये यहाँ पे इन्होंने जॉब खत्म हो गई इनकी, ठीक है, यहाँ 26 अप्रैल में इनकी जॉब खत्म हो गई। अगर ये यहाँ पे अपना पीएफ और पेंशन पूरा निकाल लेते तो इनको फिर क्या होता, फिर ये ईपीएस स्कीम से बाहर हो जाते, ईपीएस स्कीम से खत्म हो जाते। जब आप 1910 से निकाल लेते हो तो आपकी सर्विस खत्म हो गई, आप इस सर्विस के मेंबर नहीं रहे। लेकिन अगर उसके बाद ये ज्वाइन करते तो इन्हें एज ए फ्रेशर देखा जाता, पीएफ के नियम के हिसाब से फ्रेशर देखा जाता। और जब फ्रेशर देखा जा रहा है तब ये फॉर्मूला देखा जाता है कि क्या आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो ईपीएस नहीं कटेगा, अगर 15,000 से कम है तो ईपीएस कटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको दिखे कि क्या मेरी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि क्या आपकी पिछली सर्विस थी जिसके अंदर ईपीएस कट रहा था। अगर ईपीएस कट रहा था तो 15,000 से ज़्यादा सैलरी होने पे भी आपका ईपीएस कटना चाहिए। और अगर आपको ईपीएस नहीं कटवाना है तो ये आपकी चॉइस नहीं होती है। मान लो कि ये यहाँ 2018 में इन्होंने जॉब छोड़ दी, ठीक है। अब ये सपोज यहाँ से ख़त्म करके, मतलब यहाँ जॉब ख़त्म होने के बाद 2023 में ये ज्वाइन करते तो भी इनको ईपीएस कटवाना पड़ता, क्योंकि जब तक आप ईपीएस में से अपना पैसा निकालते नहीं हो 10C भर के, 19 10C भर के, जब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकालोगे तब तक आप ईपीएस के मेंबर हो। और अगर आप किसी नई जगह जॉब करोगे जहां आपका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो भी आपको पेंशन कटवाना पड़ेगा। तो मैंने जो कहा है दोस्त ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। और अगर आपकी सैलरी 15,000 वाले रेंज से ऊपर जा रही है तो इस एक नियम को ज़रूर समझिएगा कि क्या आपका सही तरीके से पीएफ डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अगर सपोज अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है कि यहाँ पे तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने प्रॉब्लम बता दी, अब मैं सॉल्यूशन भी इसका बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन के तौर पे ये है कि अब कंपनी को एक लेटर बनाना पड़ेगा। लेटर बनाने में ये लिखना पड़ेगा कि ये मेंबर हमारे यहाँ इस दिन ज्वाइन किया था, इनकी उस दिन में हमारी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा थी, तो कंपनी ने पिछले वाली चीज़ को कंसिडर ना करते हुए इनका पेंशन के अंदर कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं किया, जिसकी वजह से इनका सारा का सारा अमाउंट पीएफ में डिपॉजिट हुआ है। तो हम कंपनी के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पीएफ ऑफिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि सपोज जैसे 1500 के ऊपर कितना 15,000 अगर ईपीएस मानी जाती है, जैसे यहाँ इस केस में क्या होगा 45,000 है, तो यहाँ पे 15,000 रुपये आएगा और फिर क्या होगा 15,000 पे 8.33%, जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 15,000 पे 8.33%, 1250 रुपये यहाँ जमा होगा और जो बैलेंस होगा इस वाले में से इसको लेस करेंगे और जो बैलेंस होगा वो यहाँ डिपॉजिट होगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे 2018 से 2044 तक 4 ईयर के लिए ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इनका पेंशन डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, 1250 इंटू 12 मंथ्स इंटू 4 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से एक वर्किंग बनेगी और वर्किंग बना के पीएफ ऑफिस को दिया जाएगा। और साथ में ही ये भी समझिएगा कि यहाँ पे अभी जो है एम्प्लॉयर के जितना बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1250 रुपये ही कम नहीं होंगे, बल्कि इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो भी कम होगा। तो ये वर्किंग सारी कौन करेगा, ये सारी वर्किंग पीएफ ऑफिस के अंदर अधिकारी करेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी और एडजस्टमेंट एंट्री करके यहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा और अगली आईडी में जो पेंशन वाला अमाउंट है यहाँ पे आपका अमाउंट शो करने लगेगा। तो जब तक आपको ये लंबा प्रोसेस होगा इसे ठीक करने का, तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बिना कंपनी के हेल्प के आपका ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब मैंने जो आपको बताया है, अब मेरी बारी है आपसे रिक्वेस्ट करने की कि अगर आपको ये बात समझ आई है तो मुझे फीडबैक दीजिए कि इस वीडियो को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी जो है वो हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी होगी, लेकिन उसको भी ये नियम नहीं पता है, उसने भी ऐसी मिस्टेक कर दी है। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, कहीं ये डिटेल नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ जो जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही कीमती जानकारी है, जिसको मैं एज ए कोर्स भी सेल करता हूँ। तो कोर्स में जो बताता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।